नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। भारत बंद का आज दूसरा दिन है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हड़ताल पर हैं, जिसको कई दूसरे संगठनों का भी साथ मिला है। देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है, चाहे बात कल की हो या फिर आज की। पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करना, नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को शामिल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ समान काम समान वेतन जैसे कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। और प्रदर्शन से संबंधित अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। वही बंद कितना सफल रहा, ट्रेड यूनियंस की मांग कब तक पूरी होंगी, क्या यह बंद महज एक सियासी स्टंट है क्या? इन्हीं सब मुद्दों पर, सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 2 दिन के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। पहले दिन इसका असर भारत के कई राज्यों में आंशिक रूप से देखने को मिला। वहीं दूसरे दिन भी हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में सार्वजनिक परिवहन और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसलिए जो हमारी मांगे हैं वे सरकार मान नहीं रही। इसके विषय में हमारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जैसे कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, समान काम समान वेतन लागू करना और पुरानी पेंशन लागू करना और जो ठेका पर था उसको बंद करना, ये हमारी सभी मांगे। इसके विषय में हम 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। यहाँ रोडवेज बसों का चक्का जाम रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग बसों के लिए परेशान नजर आए। वहीं बैंकों की हड़ताल के चलते भी आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये एक खाली हरियाणा राज्य परिवहन की हड़ताल नहीं है, ये पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें जो मेन मुद्दा है, जो श्रम कानूनों में लगातार सरकार बदलाव करने का कार्य कर रही है, वो मांग है। एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मामला है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अलावा स्वतंत्र क्षेत्रीय संघ और श्रमिक संघ भी विरोध का हिस्सा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को बैंकिंग, परिवहन, कोयला, इस्पात, तेल, दूरसंचार, डाक व आयकर विभाग के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त है। गौरतलब है कि एसबीआई के कर्मचारी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। बंद कितना सफल रहा, इसका कितना लाभ ट्रेड यूनियनों को मिल पाएगा, भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बंद का असर कितना रहा, क्या सरकार तक ये बातें पहुंची है या नहीं पहुंची, या सरकार पर इस पर कोई असर पड़ा है या फिर नहीं पड़ा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड जीरो के जरिए भी हालचाल बता देते हैं कि गुरुग्राम में इसका कितना असर देखने को मिला। फिर उसके बाद मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ गुरुग्राम के हमारे ब्यूरो चीफ नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, कितना असर पहले और दूसरे दिन देखने को मिला इस हड़ताल का? बिल्कुल, देखिए, देशव्यापी हड़ताल थी तो असर तो जाहिर तौर पर है। पूरे देश में इसका असर देखने को मिला है। चाहे हम हरियाणा रोडवेज की बात करें, तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं वहां की बात करें। देखिए, ये हड़ताल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीते लंबे समय से जो कर्मचारी वर्ग है वो मोदी सरकार से मांग कर रहा था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पेंशन जो पेंशन व्यवस्था थी उसको दोबारा से बहाल किया जाए। ऐसे ही बैंक जो है वो लगातार मोदी सरकार से मांग रहे थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण को निजीकरण के तौर पर जो तब्दील करने की दिशा में लोकसभा में बिल पेश किया जाना था, उसके ऊपर खासी रोक लगाई जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहने दिया जाए, बैंकों का निजीकरण न किया जाए। ये तमाम ऐसी चीजें थी, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर लगातार जो ट्रेड यूनियंस थी वो मोदी सरकार से बात करने के लिए जुट रही थी, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना जा रहा था। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जरूर थी, हालांकि व्यापक तौर पर इसका असर देखने को जरूर मिला है, क्योंकि तमाम सरकारी कार्यालयों के अंदर जितनी भी जो यूनियंस थी वो हड़ताल के ऊपर थी। न केवल वो हड़ताल पर थी, बल्कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स थे वो भी हड़ताल पर थे। जितने सरकारी बैंक थे वो तमाम हड़ताल पर थे। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो गुरुग्राम के हमारे ब्यूरो चीफ नीरज ने बताया कि इसका असर देखने को मिला है, लेकिन असर जमीनी तौर पर देखने को मिला या सरकार पर भी इसका कोई असर हुआ है, इसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप दलाल, जो कि हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर विधुरावल भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चाहल का भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संदीप दलाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, कितना असर सरकार पर पड़ा, क्या मान रहे हैं? मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा। जो कर्मचारियों की जो मांग है वो जनता तक आप पहुंचा रहे हो। देखिए, हड़ताल पूर्ण रूप से सफल है। और मैं सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, ये जो आज की हड़ताल है ये कर्मचारियों की हड़ताल नहीं है। ये दरअसल ये जो हड़ताल है ये हरियाणा की जनता के लिए है। देखिए, हरियाणा के बेड़े में अगर रोडवेज की जो बसों की संख्या बढ़ती है तो सीधे तौर पे हरियाणा की जनता को उसकी सुविधा मिलेगी, सेवा मिलेगी, और दूसरी बात जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलेगा। जी सर। लेकिन बसें बढ़ाने की बात तो सरकार भी कर रही है। इस बजट में भी ऐलान किया गया कि 1000 बसों को हम शामिल करेंगे। लेकिन अगर पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखें तो आप क्या देख रहे हैं, कितनी बसों को शामिल किया गया है, रोजगार के कितने अवसर पैदा हो पाए हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर जब पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस दौरान हरियाणा के रोडवेज के बेड़े में लगभग 4500 बसें थी। और जब भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विश्वास दिलाया था हरियाणा रोडवेज के जो नेता है उनको भी और हरियाणा की जनता को भी कि हर साल 1000 नई बसें हरियाणा के जो रोडवेज का बेड़ा उसको दी जाएगी। लेकिन लगभग 7.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अभी तक मात्र 165 बसें बेड़े के अंदर आई है, लेकिन उससे ज्यादा बसें कंडम हो चुकी है। जो बसों की संख्या 4500 थी वो आज लगभग 2600 रह चुकी है घट के। अच्छा। और 165 बसें भी जो आई थी वे उनमें ज्यादातर वे बसें थी महिलाएं बसें, जो आपने मिनी बसें देखी भी होगी शायद। तो ये चीजें हैं, अभी तक कंडम बसों की जो पूर्ति भी नहीं की जा सके। नई बसें ठीक है, इसको लेकर सवाल भी ले लेते हैं। आप फैक्चुअल भी बात कर रहे हैं। प्रोफेसर विधुरावल, क्या यह आंकड़ा गलत है कि पिछले 7 सालों में सरकार ने बेड़े में बसों को शामिल करने की बजाय उल्टा बसों की संख्या कम हो गई है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप दलाल, उन्होंने आंकड़ा रखा है कि 165 बसें शामिल की गई है, उसमें से भी आधी मिनी बसें हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशल हैं। मतलब कि बसों की संख्या घट रही है और यही डर है, यही बात है जो रोडवेज कर्मचारियों को खल रही है। क्या ये बात गलत है? क्या गलत बात है। और मैं चाहूंगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते संदीप दलाल जी फिर से बताएं कि 165, वो क्या कह रहे हैं कि केवल 165 नई बसें बेड़े में शामिल की गई, या वो एक टर्नओवर बता रहे हैं कि जितनी फेज आउट हुई बसें और जितनी नई आई उसका एक डिफरेंस 165 है? एक बार क्लैरिफाई ले लीजिए, इनकी क्लैरिटी ले लीजिए। सर, आप क्लियर बता दीजिए अभी तक कितनी नई बसें रोडवेज के बेड़े में आपने दी है? मैं बता देता हूं। दरअसल क्या हुआ कि BS4 के जो नियम थे, जो BS4 के मानकों पर चलने वाली बसें थी और उसके बाद BS5 के जो मानकों पर बसें आई, उनको हमें फेज आउट करना अचानक से पड़ा। अब BS6 के मानकों से आने वाली बसें ही केवल सड़क पर रहेंगी। जब ये नियम बन गया तो हमने हालांकि इसके लिए एक लड़ाई भी लड़ी, और ठीक ये बात इन्होंने कही कि बसों की कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा, और इसलिए तो हमने 809 बसें जो अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में फैब्रिकेशन के लिए गई हुई हैं, बसें तो खरीदी जा चुकी हैं, ये जानते हैं, फैब्रिकेशन के लिए गई हुई हैं, बहुत जल्दी हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगी। और 1000 बसें जो फैब्रिकेटेड हमने खरीद ली हैं वो तो चंद दिनों में आपके पास हमारे बेड़े में शामिल होने वाली हैं। तो क्या ये इसलिए हड़ताल का मुहूर्त निकाला गया कि कहीं ये 1800-1900 बसें बेड़े में शामिल हो जाएंगी तो शायद हड़ताल करने का मुद्दा ना रहे? क्या ये मुहूर्त इसलिए निकाला गया, या ये मुझे कोई तात्कालिक कारण तो दिखता नहीं हड़ताल का। दूसरी बात, जिस प्रकार की व्यापक हिंसा देखी जा रही है इनके पूरे के पूरे ये जो हड़ताल का सिस्टम रहा है, और जिस प्रकार से इनके बंद को जनता से लेकर कर्मचारियों ने नकार दिया, मेरे पास आंकड़ा है पूरे का पूरा, मैं जिला वाइज आपको जो है डिपो वाइज आपको आंकड़ा दे सकता हूं किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा डिपोओं ने कर दिया। और इनके ऊपर जो FIR करवाई जा रही है वो कर्मचारी करवा रहे हैं। नोट करने की बात है ये
किस प्रकार कल इन्होंने पलवल में शीशे तोड़े बस के, उसकी एफआईआर किसने करवाई? कर्मचारियों ने करवाई। यमुनानगर के अंदर भरी बस के अंदर घुस के इन्होंने कंडक्टर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की। ये अभ्यस्त हो चुके हैं। ये दरअसल एक ही तरह के लोग हैं जो देश की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से विकास रथ पर चलता जो तेजी से भारत है उसको डिरेल किया जाए। बस को, और बस के कंडक्टर ने, अभी मैं एक और आंकड़ा देने वाला हूं जल्दी से, बस के कंडक्टर ने यमुनानगर के अंदर भरी बस के अंदर, जिसमें यात्रियों ने जो है इस बात की गवाही दी कि ऐसा हुआ, और यात्री जाने को तैयार है, कंडक्टर और ड्राइवर चलाने को तैयार है, आप क्या गुंडागर्दी द्वारा हड़ताल करोगे? और सिरसा के अंदर आज जिस प्रकार से इन्होंने जूतों की माला डालने के प्रयास किया दलितों के ऊपर, एक नहीं दो नहीं दलितों को टारगेट किया इन्होंने, 3 दलित चालक और परिचालकों को, उसके ऊपर भी हमने एफआईआर दर्ज किया है। कोई भी अपने आप को 30 मार खा समझता हो, कोई यह सोचता हो कि गुंडागर्दी द्वारा बाम रोड़ लेगा, तो बहुत भारी गलतफहमी में है। हमारी सरकार शरीफों की सरकार जरूर है, लेकिन इन बदमाशों का इलाज करना खूब अच्छे से जानते हैं। आपकी अगर बात है, आपकी विश्वसनीयता है, तो आप अपनी बात की विश्वसनीयता, आप अपनी बात के लिए, को लेकर मैं सवाल पूछने वाला था संदीप जी से, जूतों की माला जिस प्रकार से सवाल है, आपका जो आचरण है, सवाल पूछने वाला था, लेकिन ये दलितों वाली बात कहां से आ गई? आप ये बोल सकते थे कि कर्मचारी को जूतों की माला पहना दी, ये अपने दलित हैं, दलितों वाली बात कहां से आ गई? कोई यहाँ पर कोई दलितों वाली कोई राजनीति तो चल नहीं रही है। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं आपने, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो। एक डिपो में 3 घटनाएं होती हैं, 3 बसों के अंदर होती हैं, 3 दलित कर्मचारियों पर होती हैं। अब इसका क्या आकलन होगा आपका? एक ही डिपो में कोई नॉन दलित भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था, लेकिन यह क्या कोइंसिडेंस है कि एक ही डिपो में 3 वारदात होती हैं, 3 अलग अलग कर्मचारी, जो कि तीनों के तीनों दलितों को टारगेट किया जा रहा है। इसका क्या मतलब समझे? मतलब आप क्या इसे सुनियोजित बता रहे हैं? इसको क्यों ना एंगल से ले? ये ना केवल बिल्कुल ये बाबा साहब का संविधान को तो मानते ही नहीं है, ये लोकतंत्र में तो विश्वास करते ही नहीं है, साथ साथ ये इस प्रकार से दलित उत्पीड़न का काम कर रहे हैं, ये दहशत फैलाकर अपनी हड़ताल। अरे आपकी स्वीकार्यता नहीं है तो छोड़ दो ना हड़ताल। जिस दिन आपकी स्वीकार्यता हो जाएगी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आज हम 36 जगह देख रहे हैं, इनके तंबू तो खाली पड़े हैं, लेकिन 4, 5, 10 लठैत खड़े होकर बसों को रोकने का काम कर रहे हैं। मेरे पास फोन के अंदर वीडियोस मेरे पास आई हुई हैं, जिस प्रकार से ये जो है बसों को रोक रहे हैं, यात्रियों को रोक रहे हैं। क्यों भाई? ठीक है, हड़तालों का आह्वान हम जब विपक्ष में थे हमने भी किया, हमने कभी बसों के अंदर चढ़कर लोगों को नहीं उतारा था। ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद खालिद जी के पास चलेंगे। पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कर्मचारी हैं, आप इसको जातिवादी मानसिकता के तहत ना देखें तो अच्छा रहेगा, और ना हमारे अंदर जातिवादी मानसिकता है। हम रोडवेज के अंदर सिर्फ कर्मचारी है। दूसरी रही बात आपकी, जो आपने बताया कि वहां पे ये घटनाएं हुई, जहां पे घटना हुई हम उस घटना की निंदा करते हैं, हम बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है इस तरह की किसी भी घटना के। दूसरी बात रही, ये मुद्दा था बसों का, बसों की संख्या का, कि आपने हरियाणा की जनता के लिए कितनी बसें दी? आप कह रहे हैं जल्द ही 809 बसें शामिल हो जाएंगी, फैब्रिकेशन के लिए गई हुई है। कितने दिनों से आ रही है? अगर आप एक मिनट सर, 1 मिनट, मैंने आपकी बात को सुना, आप भी सुनिए सर, मैंने आपकी बात को सुना, आपसे अनुरोध है आप भी सुनिए। घोषणाएं तो बहुत बार हो चुकी है सर, सुनाइए। घोषणाएं तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत वो नहीं है जो आप कह रहे हो। बॉडी सेक्शन गुड़गांव के अंदर, झाड़सा के अंदर जहां बॉडी सेक्शन है, वहां पे आप बता दीजिए कि कितनी चेसिस है और कितनी नई जो बॉडी बसों की बनकर तैयार हो चुकी है। आप बोल रहे हो कि 1000 बसें आएगी, कहां से आएगी सर? जब प्रॉपर सामान नहीं होगा, प्रॉपर मैकेनिक नहीं होगे, चेसिस नहीं होगे, तो बसें क्या हवा में आ जाएगी सर? ठीक है, प्रोफेसर साहब मैं आपके पास लौटूंगा। खालिद जी, प्रोफेसर साहब मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, खालिद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जी, आप इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत सारी मांगे हैं रोडवेज कर्मचारियों समेत अन्य संगठनों की, और इसके साथ साथ कई यूनियंस भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये आरोप लगता रहा है कि जो यूनियंस इनके साथ जुड़ी हुई है, इसमें कुछ वामपंथी संगठन की है, इसमें कांग्रेस के नेताओं की है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। यस भाई, जो 2 दिन का हमारे देश में देश की बड़ी 10 ट्रेड यूनियंस हैं जो बंद बुला रखा है,
आरोपों की चिंता अगर आप करेंगे तो भाजपा के हो रहे षड्यंत्रों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस देश के लोग। जब इस देश के अंदर 5 राज्यों को चुनाव हुआ और उन चुनावों का अभी इनका झूठा जो तंत्र था उसका जश्न पूरा नहीं हुआ और पूरे देश में एक बड़ा बंद भारत के लोग बुलाते हैं, उसमें लोग मात्र रोडवेज के नहीं हैं। जिस तरह अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता रोडवेज को लेकर अपनी सरकार का खटारा प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। मात्र बसों का सिलसिला नहीं है, वो तो आपका इससे पता लगता है आपकी सरकार का रवैया कि जहां आप 1000 बस देने की बात करते हैं, आप पूरे 7 साल में 165 बस देते हैं, जैसे हमारे साथी ने बताया। विषय बस का नहीं है, विषय है इस देश में हो रहे कर्मचारियों, किसानों के साथ जास्तियों का, उनके हकों को खाने का। किसानों के खिलाफ आप क्या इस देश के अंदर क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? आपने बैंकों के साथ क्या षड्यंत्र किया है? आपने कर्मचारियों के साथ क्या षड्यंत्र किया है? आप उनके पीएफ का ब्याज घटा देते हैं, उनकी नौकरियों को। आप एक एजेंडा जो लेकर आप शुरू से चल रहे हैं, आपका एजेंडा यह है कि किसी भी अच्छी संस्था को आप घाटे में लेके आएंगे और जब घाटे में आ जाएगी तो उस संस्था को आप प्राइवेट उसको आप बेच देंगे, उसको निजी हाथों में दे देंगे। ये सरकार का पूरे 7-8 साल का पूरा निचोड़ है कि सरकार ने जो भी संस्थाएं बेची आज तक, उनका सीधा एक टारगेट है, अच्छी भली चल रही संस्था को, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बैंक हो, रोडवेज हो, पहले उसको घाटे में लेके आएंगे, घाटे में आने के बाद उसका फिर निजी हाथों में उसको दे देंगे। और सरकार जो है इस तरह से धीरे धीरे करके चीजों को बेचती आ रही है। सरकार ने पूरे 7 से 8 साल में यही किया है। उनको सोचना चाहिए कि जहां 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का उनका झूठा जश्न पूरा नहीं हुआ। जो चुनाव उन्होंने जीता, सांप्रदायिक के आधार पर, जातिवाद के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता, बहुत बड़े झूठ बोलकर। जैसे मायावती जी का बयान आया था परसों, यश भाई, मायावती जी ने बड़े खुले मन से कहा कि हमारे एक दलित बीएसपी के वोटर्स को आरएसएस के लोगों ने यह कहकर गुमराह किया कि हम बहन मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, और लोगों को गुमराह करके उनका वोट लिया। इस तरह की चीजें, जहां आप जाति से खेल सकते हैं वहां जाति से खेलेंगे, जहां पर सांप्रदायिकता से जीत सकते हैं वहां सांप्रदायिकता फैलाएंगे। मतलब देश में महंगाई का मुद्दा ना उठे, देश में बेरोजगारी पे कोई सवाल ना पूछे, देश के अंदर बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत पे आपसे सवाल कोई ना पूछे, इन सारे सवालों को दबाने के लिए सरकार लगातार इस देश के अंदर सांप्रदायिकता, जातिवाद की राजनीति कर रही है, और सारी राजनीति के खिलाफ खालिद भाई, एक आवाज है। अभी जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान की, एक मिनट, सवाल ये है, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये संविधान की ये लोग कदर नहीं करते। इसको सुनिए यश भाई, ये लोग अभी कह रहे थे कि संविधान की आप कदर नहीं करते, इस देश के लोगों से आप सवाल नहीं करते। जब भाजपा की सरकार इस देश के अंदर बनी तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि हम संविधान बदलने आए हैं। आरएसएस के लोगों के बयान है। अगर आप संविधान को लेकर दुहाई देते हैं तो संविधान इस देश के लोग, इस देश के कर्मचारी लोग मान रहे हैं। कौन से अखबार में पढ़ा आपने? ये गलत, ये दुष्प्रचार मत फैलाइए। संविधान के साथ खालिद जी अपनी बात को सब्सटेंशिएट कीजिए। खालिद जी गलत बात मत कहिए। आप बताइए कौन से अखबार में पढ़ा आपने ये? और उसको आरएसएस के कौन से व्यक्ति का नाम लेकर बताइए। बोल देते हैं कि वहां नहीं, गलत बात है खालिद जी, गलत बात क्या नहीं बच पाएंगे। कर्मचारी जिम्मेदार चैनल पर आप गलत बात नहीं बच पाएंगे। देश की बहुत बड़ी संस्थाओं का बंद बुलाया हुआ है, इंतहा है। इस देश के किसान, खालिद जी आप पर केस हो सकता है इस बारे में। आप माफी मांगते फिरेंगे, उसके बाद अपने नेता राहुल गांधी की तरह माफी मांगेंगे झूठ बोलने के लिए। बात उनकी भविष्य, आपके नेता राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं, फिक्र करता है। आपके नेता अर्जुन सिंह, स्वर्गीय अर्जुन सिंह माफी मांग कर गए थे, कर देते हैं। तो ये सारे सवाल है इस देश के अंदर, बात समझने की कोशिश कीजिए। आपने आरएसएस पर गलत आरोप लगाया चाहता है, और आम जन के सहयोग से, आप दुष्प्रचार मत कीजिए, यूनियनों के सहयोग से देश की सरकार से लोग जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं देके आप सांप्रदायिक तक जब बात करेंगे, इस बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं खालिद भाई, क्या आप हड़ताल का समर्थन करते हैं? क्या तरीका है? आप क्या खालिद भाई, आप हड़ताल का क्या समर्थन करते हैं, या फिर इस बात का समर्थन करेंगे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सियासतदान कि संवाद के जरिए बड़े से बड़े मुद्दे का हल हो जाए? आप किस बात पर विश्वास कर रहे हैं? हड़ताल पर विश्वास कर रहे हैं या फिर ऐसी परिस्थिति में संवाद पर? नहीं यस भाई, आपको क्या लगता है? यस भाई, नहीं यस भाई, आपको क्या लगता है इस देश के अंदर 7 से 8 सालों में संवाद से किसी की बात सुनी गई? इस देश के अंदर बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, वहां संवाद की कोई वैल्यू थी? इस देश के अंदर कितने ही आंदोलन हुए, वहां संवाद की कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति आके बोल जाता है कि अभी ये होगा और अभी ये नहीं होगा।
सब बात की कोई काम नहीं है। एक पूरा का पूरा भाजपा का तंत्र एक फिल्म को प्रमोट करने में लग रहा है। आप देख रहे हैं सरकार का किस तरह से उस बहुत लंबा भाषण सर फिल्म की बात, बहुत लंबा भाषण ठीक है लोगों को जातियों में कैसे बांट सकते हैं, यहाँ पर फिल्म की बात नहीं हो रही, फिल्म पर हम कई दफा चर्चा भी कर सकते हैं। और जो मुद्दे हैं इस देश के, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजों का आप जवाब कैसे गुमराह, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये सरकार का पूरा ठीक है प्रोफेसर साहब अपनी बात, नहीं है कि बस को लेकर बात, प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए। ठीक है खालिद जी, हमने सुनिए, ठीक है खालिद जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये सभी मुद्दे इन लोगों ने अभी 5 राज्यों के चुनाव में उठाए। जनता ने इनके मुद्दों को फर्जी मानकर इनकी बातों पे अविश्वास कर हम लगातार इनका सुपड़ा साफ कर दिया। मेरे भाई सुनो, लेकिन ये बात नहीं आती। 5 राज्यों की जनता ने इनका सुपड़ा साफ, नहीं बात सुनिए खालिद जी, बीच में नहीं, खालिद जी आप बोलने नहीं दे, नहीं पड़ता है यस या तो इनको खालिद जी गलत बात है, खालिद जी बहुत लंबा बात रखी जाए, अगर एक कोई बात रख रहा है तो दूसरा चर्चा इसे कहते हैं। खालिद की बात नहीं करेंगे तो खालिद जी आप बहुत लंबा बोले हैं, हम कभी खालिद जी अच्छी बात नहीं है। खालिद जी हम आप अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपकी अच्छी इमेज नहीं आ रही है। बढ़ रही महंगाई को किसी भी कीमत पर, खालिद जी यहाँ पर तो हम बात पर विश्वास रखिए। उन मुद्दों पर सवाल खालिद जी देखिए देश की जनता के लिए जरूरी है। हम ये नहीं पूछेंगे कि कौन जाति के हैं, कौन धर्म के हैं, हम ये नहीं पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे संप्रदाय की बातें। हम वो सवाल पूछ करेंगे हमारे चुनाव में जीतना हारना हमारी विचारधारा को लेकर। खालिद जी सवाल पूछिए, लेकिन सवालों को सुनिए तो सही, जवाबों को सुनिए तो सही। कांग्रेस की विचारधारा से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आपकी जातिवादी राजनीति खत्म कर दी। ठीक है प्रोफेसर साहब मुद्दे पे आइए, प्रोफेसर साहब मुद्दे पे आइए कि समाधान कैसे निकलेगा। प्रोफेसर साहब मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे की बात करिए। खालिद जी देखिए ऐसे हल नहीं निकल पाएगा, ऐसे हल नहीं निकल पाएगा। जवाब इसका दीजिए आप। खालिद जी देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि असल मुद्दे पर बात हो सके। खालिद जी आप शांत हो जाइए। प्रोफेसर साहब मुद्दे पे आइए और ये बताइए कि आप रोडवेज कर्मचारियों को बातचीत का प्रस्ताव कब भेज रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप रोडवेज कर्मचारियों को बातचीत का प्रस्ताव कब भेज रहे हैं? कि खालिद जी बीच में नहीं टपकेंगे। मैं रोक रहा हूं खालिद भाई, आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि देखिए चर्चा और चर्चा के जरिए समाधान निकालना बहुत जरूरी है, अगर वो गलत निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर साहब रोडवेज कर्मचारियों को बातचीत सवालों का जवाब देंगे तो अच्छा है। गलत तो ठीक, दर्शक तय करेंगे। खालिद चहल का तय नहीं करेगा, जब दर्शक तय करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? प्रोफेसर साहब जल्दी से अपनी बात करें। इस देश के लोग करेंगे, मेरा एक बात, और इस देश के लोगों की आवाज हम हैं। कांग्रेस पार्टी है इस देश के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज हम हैं। आप नहीं आवाज आपको। प्रोफेसर साहब 10 सेकंड जल्दी से अपनी बात रखिए। प्रोफेसर साहब 10 सेकंड जल्दी से अपनी बात रखिए। खालिद भाई आप शांत रहिए, देखिए मुद्दे पर और मुद्दे की बात होना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर साहब हड़ताल जीवियों के साथ साथ कांग्रेस वाले दिल पर हाथ रखकर जाएं और ये बोले कि 5 राज्यों में जनता के सामने इन मुद्दों को लेकर गए थे कि नहीं गए थे, मुंह की खाकर आए हैं कि नहीं आए हैं, धूल चाटकर आए हैं कि नहीं आए हैं, फिर किस बात की हेकड़ी। और मैं बड़ी जल्दी से केरल हाईकोर्ट का जो कल का लैंडमार्क डिसीजन है, जिसने इन 2 दिनों की हड़ताल को पूरी तरीके से इलीगल घोषित कर दिया है, इन सब पर केस चलेंगे। केरल हाईकोर्ट का कल का लैंडमार्क डिसीजन है विच सेज द गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक। आपका जो अहंकार है इसका जवाब इस देश के कर्मचारी संघ के जो लोग हैं, इन तमाम भारत बंद में जो लोग शामिल हैं, और उसका जवाब आपको देंगे। ये जो सरकार के बारे में किस तरह से सोचती है और आपका रिप्लाई सरकार का किस तरह से है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके सामने जिस तरह से आप किसान आंदोलन को कुछ नहीं समझते थे, ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ संदीप जी भी मौजूद हैं। संदीप जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, मांगे बहुत सारी हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। प्रोफेसर साहब मुद्दों को लेकर सुन लीजिए, आप चुनाव में नहीं गए थे। सुन लीजिए प्रोफेसर साहब सुन लीजिए। दलाल साहब आप भी सुनिए। आप की सुन रहा था, मैं तो अभी तक अदालत में हम जा चुके हैं, मैं तो बीच में बोला ही नहीं आपके। चुनकर वापस भेजा है, आपकी हेकड़ी नहीं चलने देंगे। आप सुन तो लीजिए, आप जल्दी से अपनी बात तो बोले ना, पर्दे के पीछे वाले कर्मचारी तो आप हड़ताली जी भी बोल रहे हो। फिर से कह रहा हूँ, क्या देश की जनता को अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करने का अधिकार नहीं है क्या? इनको देश की जनता को अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करने का अधिकार नहीं है क्या? अरे आप मुद्दे से भटक रहे हो, आप मुद्दों पे बात करो। आप
मुद्दों पे बात करो, देश की जनता जाति और धर्म सुनिए, क्षेत्र, इन ठीक पर है सर, कानूनी यही राजनीति कार्रवाई आपकी। देश के संविधान मुद्दों पे बात करो के जनाब। अनुसार ठीक है कार्रवाई प्रोफेसर साहब, करेंगे। ठीक है, कार्यक्रम को मुद्दों समाप्त पे करना है। बात करने ठीक का है, समय ठीक नहीं है, आपके पास, ना सामर्थ्य है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सरकार पर कितना असर रहा, लेकिन अब देखने वाली बात यह भी है कि हरियाणा सरकार रोडवेज कर्मचारियों को बातचीत का प्रस्ताव कब भेजेगी, क्योंकि लोकतंत्र में यही होना चाहिए, अगर मुद्दा सामने है, समस्या सामने है तो समाधान निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।